हेलो एवरीवन। तो हम लास्ट क्लास में लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स देख रहे थे, तो उसके कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखो, अब हम बनाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ CH2Cl2, दैट इज इसको कहा जाता है डाइक्लोरोमीथेन। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम क्या होगा? कार्बन होगा। ठीक है, क्योंकि हम हाइड्रोजन को तो सेंट्रल एटम ले नहीं सकते, तो हम कार्बन को बनाएंगे सेंट्रल एटम। फिर उसके आसपास क्या रखेंगे? हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ रख दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ रख दिए। फिर दो क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर। तो ये हमने बना लिया इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर। अब हर एक एटम का लुईस डॉट सिंबल बनाएंगे। तो हाइड्रोजन के लिए उस पर एक डॉट, हाइड्रोजन पे एक डॉट, कार्बन के आसपास चार डॉट्स, 1 2 3 4। ओके, देन क्लोरीन। अब क्लोरीन के आसपास 7 इलेक्ट्रॉन, 7 डॉट, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? सिमिलरली इस क्लोरीन के आसपास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब हम सराउंडिंग एटम को सेंटर एटम से बॉन्डेड कराएंगे बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। तो लेट्स सपोज हम इस हाइड्रोजन एटम को कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड करा रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा बाय शेयरिंग इट्स 1 इलेक्ट्रॉन विद 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। तो कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? बॉन्ड बनेगा और हाइड्रोजन में ड्यूप्लेट कंप्लीट। सिमिलरली इस हाइड्रोजन के साथ भी यही हाल होगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, फिर कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर देखो अब हम जाएंगे क्लोरीन के पास। अब देखो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑपरेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो कार्बन के बचे हुए इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, तो ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेगा। ठीक है, जिससे इसका ऑपरेट कंप्लीट। फिर अब ये कार्बन इस क्लोरीन के साथ अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके फाइनली बॉन्डेड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा ली सराउंडिंग एटम की सेंट्रल एटम के साथ। ठीक है, अब इसका फाइनल डायग्राम। तो सेंटर में कार्बन, फिर ऊपर क्लोरीन, राइट साइड में क्लोरीन, बॉटम में हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट। हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहा है सर को? ये बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर। फिर इसको हम बॉन्ड से शो करेंगे, लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो कैसे शो करेंगे? कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो ये हो जाएगा लाइन फॉर्म में CH2Cl2 का स्ट्रक्चर। क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट CHCl3, एंड इसे कहा जाता है क्लोरोफॉर्म। ओके, नाम तो सुना होगा क्लोरोफॉर्म का। ओके, अब देखो CHCl3 सेंट्रल एटम कार्बन, सराउंडिंग एटम एक हाइड्रोजन 3 क्लोरीन। तो एक हाइड्रोजन यहां रख दिए मस्त, और बाकी बचे हुए 3 क्लोरीन को उसके आसपास। ये ठीक है। फिर लुईस डॉट सिंबल, हाइड्रोजन का एक डॉट, कार्बन का 1 2 3 4, क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा कि किस तरीके से शेयरिंग करानी है। तो हम सराउंडिंग एटम को सेंटर एटम के साथ शेयर कराते हैं। यहाँ फटाफट एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, फिर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, फिर क्लोरीन का इस वाले क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, फिर इस वाले क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन एंड कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन।
तो देखो ध्यान रखना, ये जो अपन स्टार्टिंग में करते हैं ना इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग सराउंडिंग एटम की सेंट्रल एटम के साथ, वो रफ वर्क होता है। तो अगर स्कूल एग्जाम की बात करें तो स्कूल एग्जाम में हमें फाइनली ये वाला स्ट्रक्चर बनाना होता है, ठीक है, एंड फिर उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर। क्लियर? तो अब फॉर्म करते हैं Cl बोल रहा हूं, कार्बन आएगा सेंटर में, ऊपर में Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे भी Cl एंड यहाँ पे हाइड्रोजन। ओके, फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के, ये हो गया। अब फिर इसका फाइनल स्ट्रक्चर लाइन फॉर्म में C सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ओके, अब नेक्स्ट H2S, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, अब H2S में सेंट्रल एटम कौन होगा? सल्फर होगा, सल्फर। सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां रख दिए, एक हाइड्रोजन यहां रख दिए। फिर हर एक एटम में लूज डॉट सिंबल, हाइड्रोजन का एक डॉट, सल्फर की वैलेंस शेल में आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वन ऑफ द सराउंडिंग एटम से सेंट्रल एटम के साथ। तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन सल्फर के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा, अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। फिर इस तरफ वाला हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन सल्फर के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा, जिससे इन दोनों का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन सल्फर हाइड्रोजन। ओके, अब देखो सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन्स तो शेयर हो गए, 6 थे, 2 शेयर हो गए, बच गए कितने? 4। तो 4 में 2 लोन पेयर बनेंगे, ये देखो लोन पेयर। ओके, तो इसका लाइन फॉर्म एंड सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, चलिए लाइन फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं ये इस तरीके से। तो ये स्ट्रक्चर H2S का लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर? चलिए इसको नोट करो, फिर और भी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। ओके, नोट हो गया? चलिए, तो इन स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है साफ साफ कि जैसे इस स्ट्रक्चर में ये है सेंट्रल एटम जो कि एग्जैक्टली बीच में दिख रहा है ना, और उसके आसपास वाले एटम्स सराउंडिंग एटम्स। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये बीच में है ये एटम, इट इज सेंट्रल एटम, और ये सराउंडिंग एटम्स। यहाँ पे ये सेंट्रल एटम और ये हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम। तो सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि आगे चल के आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, चलिए उसका क्या रोल है, हम बार बार सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। ठीक है, चलिए एंड साथ ही साथ ये भी नोटिस करते चलना आप लोग कि कौन से स्ट्रक्चर में सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर बचे हैं और कौन से स्ट्रक्चर में सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं बचे हैं। ये भी आगे चल के काम आएगा। जैसे कि देखो इस स्ट्रक्चर में बताओ, इस स्ट्रक्चर में सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है क्या? तो देखो इस स्ट्रक्चर में कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो चुके हैं, इट मींस इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं बचा आफ्टर बॉन्डिंग। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी कार्बन के पास एक भी लोन पेयर नहीं है आफ्टर बॉन्डिंग। यहाँ पे देखो सल्फर के पास 2 लोन पेयर है, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम में 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। क्लियर? तो इन सबको भी नोटिस करते चलना आप लोग। ओके, एंड आप लोगों ने ये भी नोटिस कर लिया होगा कि आयोनिक बॉन्ड 2 डिसिमिलर एटम्स के बीच में बनता है आयोनिक बॉन्ड। तो उसमें से एक एटम होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और दूसरा एटम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, बट जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड सिमिलर एटम्स के बीच में भी बन सकता है एंड डिसिमिलर एटम्स के बीच में भी बन सकता है। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द केस में जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स बनता है।
ठीक है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं तरीके से नॉन मेटालिक एटम्स के बीच में बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? चलिए अब देखो कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा। ओके, तो लेट्स सपोज हमें स्ट्रक्चर बनाना है BF3 का, दैट इज बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ओके, तो हम जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सेंटर में किसको रखेंगे? बोरॉन को रखेंगे, दैट इज सेंट्रल एटम इज बोरॉन। एंड बोरॉन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे? तो बोरॉन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम बोरॉन के आसपास 3 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे, 1 2 3, ये रख दिया मैंने इसके आसपास। अब सराउंडिंग एटम फ्लोरीन, तो एक फ्लोरीन यहां रख दिया, एक फ्लोरीन यहां रख दिया और एक फ्लोरीन यहां रख दिया। ठीक है, फिर फ्लोरीन का डॉट स्ट्रक्चर, सॉरी डॉट स्ट्रक्चर बोलता हूं, लोएस्ट डॉट सिंबल। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है? किसी एक सराउंडिंग एटम को सेंट्रल एटम के साथ बॉन्डेड कराना। ठीक है, तो 1 सेकेंड, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि अब हम क्या करेंगे, किसी एक सराउंडिंग एटम को सेंट्रल एटम से बॉन्डेड करेंगे और किसी एक सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट कराएंगे सेंट्रल एटम की हेल्प से। ओके, तो देखो यहाँ पे ये जो सराउंडिंग एटम है वो है फ्लोरीन एंड इसके आसपास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये फ्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन और बोरॉन अपना 1 इलेक्ट्रॉन, जिससे फ्लोरीन का हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट। ये हो गया खुश। अब इस फ्लोरीन के पास आते हैं, तो जब इस फ्लोरीन के पास आएंगे तो इसके साथ भी वही होगा कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के बचे हुए इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा। एंड सिमिलरली ये फ्लोरीन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के 1 बचे हुए इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेगा। ठीक है, जिससे तीनों फ्लोरीन का मींस तीनों सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये देखो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट। सिमिलरली इस तरफ फ्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट। एंड इस तरफ फ्लोरीन का, इस वाले फ्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7 8। तो तीनों फ्लोरीन का ऑक्टेट हो चुका है कंप्लीट। ये देखो क्लियर। बट देखो सेंट्रल एटम के साथ क्या होगा? हमारा जो सेंट्रल एटम था वो इनकम्प्लीटेड रह गया। ये देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। यहां पे सेंट्रल एटम दैट इज बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बट ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। तो ये जो है हमारा मॉलिक्यूल वो है एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, दैट इज एक्सेप्शन ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल, या फिर एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल। क्लियर। एंड इस टाइप के एक्सेप्शन को बोला जाता है, या फिर इस टाइप के एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर बोला जाता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंटेनिंग स्ट्रक्चर। इनकम्प्लीट कंटेनिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। तो हम जो भी एक्सेप्शंस डिस्कस करेंगे लुईस स्ट्रक्चर में, उन एक्सेप्शंस में यूजुअली जो आप लोगों को एक्सेप्शन दिखेगा वो सेंट्रल एटम से ही नोटिस होगा, मीन सेंट्रल एटम में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी। ठीक है। चलिए अब देखो एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। BeCl2 इट इज बेरिलियम डाइक्लोराइड और सिंपली बेरिलियम क्लोराइड। तो हम बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखो
सेंट्रल एटम होगा बेरिलियम एंड सराउंडिंग एटम होगा क्लोरीन। फिर डॉट सिंबल 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 बेरिलियम। बेरिलियम के आउटर मोशन में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। क्लियर। फिर हम अगला स्टेप क्या करते हैं, किसी भी एक सराउंडिंग एटम को सेंटर एटम के साथ कॉन्टेक्ट कराते हैं या फिर सराउंडिंग एटम की ऑक्टेट कंप्लीट कराते हैं विद हेल्प ऑफ सेंट्रल एटम। तो फिर से यहाँ पर क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के एक इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली ये क्लोरीन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के बचे हुए एक इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, चलिए, तो जिससे दोनों क्लोरीन तो हो गए खुश। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बीच में देखो बेरिलियम रह गया इनकम्प्लीट। ये भी कैसा एग्जांपल है, इनकम्प्लीट कंटेनिंग स्ट्रक्चर, सॉरी इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंटेनिंग स्ट्रक्चर। तो ये मैं आप लोगों के सामने एक्सेप्शनल केसेस डिस्कस कर रहा हूं। ओके, चलिए नोट कर लो इसको भी। नोट करिए ना। अब देखो, अगर मैं पूछूं कि बताओ PCl3 मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या एक्सेप्शन होगा, तो पहले हमें उसका स्ट्रक्चर जानना होगा। तो PCl3 में दैट इज फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में सेंट्रल एटम होगा फास्फोरस, सराउंडिंग एटम होगा क्लोरीन। यहाँ पर 3 क्लोरीन एटम सराउंडिंग एटम। फिर डॉट सिंबल क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। फास्फोरस के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5। क्लियर। अब अगला स्टेप, किसी एक सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करना विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल एटम। लेट्स सपोज हम इस क्लोरीन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, तो ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सिमिलरली ये क्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के एक इलेक्ट्रॉन के साथ, ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के एक इलेक्ट्रॉन के साथ, तो जिससे तीनों क्लोरीन एटम का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। ओके, ये देखो एंड फास्फोरस के 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हो गए, तो कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन्स अनशेयर्ड अनबॉन्डेड, दैट इज लोन पेयर। तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बन रहा है, दैट इज लोन पेयर। तो ये है लोन पेयर। क्लियर। अब देखो सराउंडिंग एटम के तो ऑक्टेट हो गए कंप्लीट, फिर सेंट्रल एटम देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। ठीक है। बट अगर हम बात करें PCl5 की, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो ये भी एग्जिस्ट करता है ये मॉलिक्यूल भी। तो इसका स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं, तो सेंट्रल एटम फास्फोरस, सराउंडिंग एटम क्लोरीन, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, घेर दिया पूरा हमने फास्फोरस को क्लोरीनों से। ठीक है, और फास्फोरस साफ साफ दिख रहा है सेंट्रल एटम। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया सराउंडिंग एटम के डॉट सिंबल। फिर सेंट्रल एटम फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। क्लियर। अब हम कराएंगे शेयरिंग सराउंडिंग एटम की सेंट्रल एटम के साथ सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो अब आप लोगों को साफ साफ अंदाजा लग रहा होगा कि क्या करना है हमें। तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ,
फिर ये वाला क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के एक इलेक्ट्रॉन के साथ, फिर ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के एक इलेक्ट्रॉन के साथ, फिर ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन के साथ, फिर ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के बचे हुए लास्ट इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेगा, जिससे फास्फोरस के पांचों इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो गए पांचों क्लोरीन एटम में। ठीक है, यहां पे ये देखो बोर नहीं होना है आप लोगों को बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी। ठीक है, आगे चल के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आएंगे, मजेदार टॉपिक्स आएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, मजेदार चैप्टर है और इसके क्वेश्चन तो फटाफट बनते हैं अगर हमें शॉर्टकट्स वगैरह आते हैं। आगे आने वाले टॉपिक से कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं और इस टॉपिक से उसमें यही क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि एक्सेप्शन है लुईस डॉट स्ट्रक्चर का। ओके, अब चेक करो, पांचों क्लोरीन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। ओके, बट जो सेंट्रल एटम है उसके साथ क्या हुआ देखो, चेक करो, देखो चेक किए, चलिए तो देखो फास्फोरस के आसपास आफ्टर बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पर क्या हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है सेंट्रल एटम के पास। इट मींस ये भी क्या हुआ, एक्सेप्शन ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल। ठीक है, एंड इस केस में, इस एक्सेप्शन में सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बॉन्डेड कंडीशन में। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे एक्सेप्शन किसको बोला जाता है, ऐसे एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर को बोला जाता है एक्सपांडेड ऑक्टेट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक्सपांडेड ऑक्टेट। मीन्स उसने अपना ऑक्टेट एक्सपांड कर दिया, मीन्स उसके आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आफ्टर बॉन्डिंग। क्लियर क्या होता है, तो ये है एक्सपांडेड ऑक्टेट स्ट्रक्चर। क्लियर है सर? चलिए अब देखो, लेट्स सपोज में बनाना है SF4 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अगर हमें SF4 मॉलिक्यूल बनाना हो तो सेंट्रल एटम किसको रखेंगे, सल्फर को, सराउंडिंग एटम 4 फ्लोरीन, ये देखो। ओके, फिर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 एंड सल्फर के आसपास 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4 5 6। ओके, अब देखो यहां पे क्या है, हमें पता है कि हर एक फ्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन सल्फर के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेगा। ठीक है, फिर ये फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन सल्फर के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेगा, फिर ये फ्लोरीन सल्फर के एक इलेक्ट्रॉन के साथ, फिर ये फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन सल्फर के एक इलेक्ट्रॉन के साथ। तो साफ साफ दिख रहा है हमें कि सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हो गए चारों फ्लोरीन के पास। तो हमें सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे आफ्टर बॉन्डिंग, मींस 2 इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड बचेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाना पड़ेगा इसको, है ना, ये ऐसा बनाते हैं, काम करते हैं इसको, वो जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स उसको यहां बना देते हैं और एक फ्लोरीन यहां रख देते हैं, एक फ्लोरीन यहां रख देते हैं, इस तरीके से, ताकि अच्छा दिखे। हो तो गया ना, 4 फ्लोरीन। ओके, अब चेक करते हैं क्या ये एक्सेप्शन है लुईस ऑक्टेट रूल का। तो देखो, आफ्टर बॉन्डिंग चारों फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, सल्फर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी क्या होगा,
एक्सेप्शन ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल एंड कैसा स्ट्रक्चर, एक्सपांडेड ऑक्टेट स्ट्रक्चर। क्लियर, क्योंकि यहां पर भी सेंटर एटम का ऑक्टेट एक्सपांडेड है। ऑक्टेट में ऑक्टेट बोलता हूं, उसके वैलेंस शेल में आफ्टर बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ऐसे ही अगर हम बात करें SF6 की, तो SF6 में भी सल्फर के ऑक्टेट एक्सपांडेड रहेंगे। मींस सल्फर के आसपास 6 फ्लोरीन, ये देखो ये घेर दिया हमने सल्फर को 6 फ्लोरीनों से, ठीक है। एंड एक सेकेंड, ठीक है, ये था, थोड़ा सा केयरफुली बनाना होता है ताकि सामने वाले को सब कुछ नजर आए, है ना। ये रहे सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके हर एक फ्लोरीन के साथ शेयर हो जाएंगे। तो क्या होगा, सल्फर के सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड हो जाएंगे 6 फ्लोरीन के साथ, ठीक है। तो एक बॉन्ड इस तरफ, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एक सेकेंड, ये देखो ये रहा स्ट्रक्चर। ओके, SF6 का। एंड यहां पर सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर बॉन्डिंग, 1 2, एक लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। तो ये भी क्या है, एक्सेप्शन है एंड एक्सपांडेड ऑक्टेट स्ट्रक्चर है। क्लियर, चलिए नोट कर लो इसको। फटाफट नोट करो। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो वो है SO2 का, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड में सेंट्रल एटम होगा सल्फर, केंद्रीय परमाणु। सेंट्रल एटम मतलब होता है हिंदी में केंद्रीय परमाणु, एटम मतलब परमाणु होता है, ठीक है। अब सराउंडिंग एटम कौन, ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन यहां पे, एक ऑक्सीजन यहां पे, ठीक। अब उसके बाद लुईस डॉट सिंबल, तो ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एंड सल्फर का भी 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में, तो 1 2 3 4 5 6। ओके, चलो अब हम क्या करते हैं अगले स्टेप में, एक एक करके सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट कराते हैं सेंटर एटम के साथ, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम इस सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करा रहे हैं सल्फर के साथ, तो शेयरिंग कराएंगे ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन की, सल्फर के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ। सबसे पहले तो एक एक करके आगे बढ़ना होता है ना, ध्यान रखना। तो ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन, सल्फर अपना 1 इलेक्ट्रॉन, जिससे ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। पहले 6 थे, एक शेयर हो गया तो हो गए 7। अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हमें एक और ऑक्सीजन के एक और इलेक्ट्रॉन को सल्फर के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कराना होगा। तो फिर अब ऑक्सीजन अपने बचे हुए इलेक्ट्रॉनों में से 1 इलेक्ट्रॉन को सल्फर के बचे हुए इलेक्ट्रॉनों के में से 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। ऑक्सीजन 1 2 3 4, 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन हो गए शेयर, बच कितने गए, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 किसके, ऑक्सीजन के। फिर बीच में सल्फर के 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर हो गए, 1 2, और यहां पर ये ऑक्सीजन के 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, चलिए अब देखो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। ओके, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक एक करके जब हम इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कराएंगे तो देखो
ये ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन, सल्फर अपना बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन। फिर ऑक्सीजन को एक और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ऑक्सीजन फिर से अपना एक इलेक्ट्रॉन सल्फर के बचे हुए इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा। ठीक है, तो देखो अभी भी हमने क्या किया, 2 बार शेयरिंग कराई दोनों एटम के बीच में, तो फिर से यहाँ पर सल्फर के 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन के भी 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बचे हुए ऑक्सीजन के लोन पेयर। ओके, चलिए अब देखो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए अनवांटेड, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो उनका एक पेयर बना लेंगे। ये देखो क्लियर। अब इस स्ट्रक्चर में देखो ऑक्सीजन का तो हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड इस तरफ भी ऑक्सीजन का हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर। बट देखो सल्फर के साथ क्या हुआ, सल्फर की क्या हालत हुई, तो सल्फर को जो आप लोग चेक करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां पे सल्फर का ऑक्टेट एक्सपांडेड है, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक्सेप्शन ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल। ओके, सल्फर का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्लियर है अंदर। चलिए अब देखो, अब मैं आप लोगों को यहां पे जादू बताता हूं, है ना। अब वो जादू क्या है देखो, तो आप लोगों को याद होगा अभी जस्ट हमने किया है कि जब हमने एक सेकेंड 1 2 3 4 5 6 सल्फर का जब हमने इस सराउंडिंग एटम को, इस सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट कराया था सेंटर एटम के साथ, तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया था। ठीक है, फिर देखना यहां पर ये सल्फर का 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, फिर ये ऑक्सीजन का 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, फिर देखो सल्फर के बचे हुए इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 एंड ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 क्लियर। अब यहां पर नोटिस करो आप लोग कि जब हमने इस सराउंडिंग एटम को सेंट्रल एटम के साथ शेयर कराया, तो इस सराउंडिंग एटम का तो ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस सेंट्रल एटम को देखो, इस सेंट्रल एटम का बाय डिफॉल्ट ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग करी तब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, क्लियर। अब लेकिन इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एग्जैक्टली 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, एंड इस सेंट्रल एटम का ऑक्टेट हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, तो इस एटम और इस एटम के बीच में अभी जो बॉन्ड बनेगा, तो वो बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज वन मोर टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मींस कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक टाइप है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। ओके, जिसको सिंपली कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोला जाता है, क्लियर। चलिए, तो देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, उसकी सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है। उसकी कंडीशन ये है कि जब किसी एटम का ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, और उस एटम को सामने वाले एटम के साथ बॉन्ड बनाना है, जिस एटम को एग्जैक्टली 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, एग्जैक्टली 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ओके, है ना। फिर से देखो एक बार, जिन 2
कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना है तो उनमें से एक एटम की कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए उस एटम का, और साथ ही साथ उसके पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, मींस अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का पेयर होना चाहिए, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का पेयर होना चाहिए उस एटम के पास जिस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एंड सामने वाले एटम को एग्जैक्टली 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जिस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट रहता है और उसके पास जो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रहते हैं तो वो अपने अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को इस सामने वाले एटम को डोनेट करके उसके साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और उसके साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वो इस तरीके से होती है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम से आते हैं। ठीक है, और वो कौन सा एटम होता है, तो वो होता है ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट वाला एटम जिसके पास एक लोन पेयर है। तो ये अपना एक लोन पेयर इस एटम को डोनेट करके बॉन्ड फॉर्म करता है, तो वो बॉन्ड कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है, समझ आया सभी को? चलिए, एंड यहां पे इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग हो रही है वो बाय डोनेटिंग वन ऑफ द लोन पेयर ऑफ एटम टू अदर एटम, मींस कोई एक एटम अपना लोन पेयर सामने वाले एटम को डोनेट करके बॉन्ड फॉर्म करता है। ओके, तो जो एटम लोन पेयर को डोनेट करता है वो एटम कहलाता है डोनर एटम। तो यहाँ पे जो ए एटम है वो कहलाएगा डोनर एटम, और जो बी एटम है वो एक्सेप्ट कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो ये कहलाता है एक्सेप्टर एटम। तो ये है डोनर एटम और ये है एक्सेप्टर एटम। क्लियर है? और एक बार जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ शेयर्ड हो जाते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन, तो फाइनली वो सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है, एंड हम यूजुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो एरो का हेड है वो हेड किसकी तरफ होता है, एक्सेप्टर एटम की तरफ होता है, और ये जो टेल है वो किसकी तरफ होता है, डोनर एटम की तरफ होता है। जैसे कि इस केस में जो बॉन्ड बनेगा ए और बी के बीच में, वो बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, और उसको शो कैसे करेंगे, एक सिंगल लाइन से विद एरो। ये देखो, ये ऐसे शो किया जाएगा। ठीक है, कि ए एटम अपने लोन पेयर को बी के साथ शेयर कर रहा है बाय डोनेटिंग। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो यहां पे देखो सिचुएशन, क्या वही सिचुएशन है जो मैंने बताई? तो देखो, इस एटम का ऑक्टेट हो गया है कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एंड इस एटम को एग्जैक्टली 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो क्या होगा, यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो सल्फर अपना लोन पेयर ऑक्सीजन को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यहां पर हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी बना सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर को। जिससे सेंट्रल एटम का ऑक्टेट एक्सपांडेड नहीं नजर आएगा आप लोगों को। देखना अभी ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हो चुके हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हमने उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, एंड सल्फर के पास एक लोन पेयर बच गया। तो काउंट करो, सल्फर के पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो इस स्ट्रक्चर में सल्फर का ऑक्टेट एक्सपांड नहीं हुआ है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प से हम सेंटर एटम के ऑक्टेट को एक्सपांड करने से बचा सकते हैं। क्लियर है यहां पर? एंड ये स्ट्रक्चर आप लोगों को एनसीईआरटी में ऐसा भी मिल सकता है, ये देखो इस तरीके से। ठीक है, तो हम फाइनली इसको कैसे शो करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन,
क्लियर? बट देखो दोनों ही केस में मीन्स अगर आप लोग इस केस को लो चाहे इस केस को लो, दोनों ही केस में सेंट्रल एटम के पास केवल एक लोन पेयर है। इस स्ट्रक्चर में भी सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर, इस स्ट्रक्चर में भी सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर। तो जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प से मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो सेंट्रल एटम के लोन पेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है अंदर? तो इस बात का खासकर ध्यान रखना। ओके, तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड समझ आया। तो कब बनता है? तो तब बनता है जब एक एटम जब दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने वाला होता है तो उसमें से एक एटम कंप्लीट ऑक्टेट वाला होना चाहिए और उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए और सामने वाले एटम के पास एग्जैक्टली 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तब बनेगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? चलिए नोट कर लो इसको भी। अब देखो हमारे पास ये NH3 मॉलिक्यूल है, ओके, और यहां पे ये BF3 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहां पे जब ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है, जब NH3 BF3 के कांटेक्ट में आता है तो NH3 के नाइट्रोजन एटम और BF3 के बोरॉन एटम के बीच में बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो बॉन्डिंग किस टाइप की होगी उसको देखो, ऑब्जर्व करो इस चीज को। तो इस केस में देखो नाइट्रोजन जो कि सेंट्रल एटम है उस सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है ऑलरेडी। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है नाइट्रोजन का। फिर बोरॉन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है इसके आसपास। तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कंडीशन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, बिल्कुल है। तो क्या होगा, नाइट्रोजन जिसके पास फ्री लोन पेयर है वो अपना लोन पेयर बोरॉन को दान करके डोनेट करके इस मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना देगा, ठीक है। तो एक्चुअली बॉन्ड किसके बीच बना है? एटम्स के बीच बना है, क्लियर। बट अगर उसको एज अ होल लें तो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डेड हो रहा है, ठीक है। तो इसको शो कैसे करेंगे? तो देखो नाइट्रोजन फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोरॉन, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, क्लियर। चलिए ये फॉर एग्जांपल हुआ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। नोट कर लो इसको, फिर और बता रहा हूं आप लोगों को। नोट करिए। अच्छा, अब देखो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं H2SO4 का, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। तो यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड का हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे तो उसको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फ्यूरिक एसिड एक ऑक्सी एसिड है। अब ये ऑक्सी एसिड क्या होती है उसको एक बार देख लेते हैं, है ना। तो वैसे तो ये सब आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो ऑक्सी एसिड का मतलब होता है ऐसी एसिड जिसमें किसी एक नॉन मेटल दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, किसी नॉन मेटालिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ऑक्सीजन बॉन्डेड होता है एंड उस ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच होता है, ठीक है। तो हम क्लास 10 में एसिड के बारे में पढ़ चुके हैं। एसिड क्या होते हैं? तो एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि H+ आयन गिव अप करते हैं, मींस उनमें हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है। तो ऐसी एसिड जिसके मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच होता है और ऑक्सीजन एटम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है, तो उस टाइप की एसिड कहलाती है ऑक्सी एसिड, क्लियर। फॉर एग्जांपल अभी जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होगा
एंड ऑक्सीजन किससे कनेक्टेड होगा, वन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और वो यहाँ पे क्या है, सल्फर है, दैट इज नॉन मेटल। यहाँ पर ऑक्सीजन सल्फर से बॉन्डेड होगा। क्लियर है तक? तो अब हम इस पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो हमारे पास H2SO4 है, तो H2SO4 में जो सेंट्रल एटम होगा वो कौन होगा, सल्फर होगा, क्योंकि सल्फर सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन इस केस में। वैसे तो हाइड्रोजन है, बट हम हाइड्रोजन को टर्मिनल पोजीशन में रखते हैं, तो ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सल्फर है। ठीक है, एंड ऑक्सी एसिड में यूजुअली सेंट्रल एटम पे कौन होता है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। ठीक है, तो देखो सेंट्रल एटम में रखेंगे हम सल्फर को, फिर आसपास किसको बांटेंगे, ऑक्सीजन को बांटेंगे। 4 ऑक्सीजन है ना, तो 1 2 3 4, ये हमने ऑक्सीजन को बांट दिया सल्फर के आसपास। ठीक है, अब देखो हम इन हाइड्रोजन को डायरेक्टली सल्फर से अटैच नहीं करेंगे, तो किससे अटैच करेंगे, ऑक्सीजन से अटैच करेंगे। क्लियर? तो एक हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन के साइड में और एक हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन के साइड में, तो ये हो जाएगा इस स्केलेटल स्ट्रक्चर इसका H2SO4 का। क्लियर है आपका? चलिए अब हम बनाएंगे लुईस डॉट सिंबल। तो हाइड्रोजन 1 डॉट 1 डॉट, ऑक्सीजन 6 डॉट्स, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि सबसे टर्मिनल पोजीशन पे। तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट करेंगे ऑक्सीजन की हेल्प से, क्योंकि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होगा। क्लियर? तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे शेयरिंग हुई तो शेयरिंग होने पर ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब इस ऑक्सीजन को भी हम सेटिस्फाई कर देंगे, उस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट कर देंगे, किसकी हेल्प से, सेंट्रल एटम की हेल्प से। तो सेंट्रल एटम सल्फर है, सल्फर के आसपास 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो हम इस ऑक्सीजन के ऑक्टेट को भी कंप्लीट कर देंगे। तो ये ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन सल्फर के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके खुश हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो इसका हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। सिमिलरली हम इस ऑक्सीजन के साथ भी करेंगे। तो इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, इससे हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट। फिर ऑक्सीजन के हो गए 7 इलेक्ट्रॉन, फिर ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा किस तरीके से, अपना एक इलेक्ट्रॉन सल्फर के एक इलेक्ट्रॉन के साथ। क्लियर है अब तक? चलिए, तो इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। क्लियर? तो एक बार फिर से बना देते हैं इसको। देखो सल्फर के 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं 2 ऑक्सीजन के साथ, तो बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ये देखो। ओके, सिमिलरली यहां पर भी ऑक्सीजन के इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो, तो 6 में से 2 हो गए तो बच गए 4, 1 2 3 4। फिर यहाँ पर ये हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन के 6 में से 2 शेयर हुए, एक सल्फर के साथ एक हाइड्रोजन के साथ, 4 बच गए, तो 4 को ऐसे शो किया था हमने यहाँ पे। क्लियर है आपका? चलिए अब देखो यहाँ पे हम 2 केस कर सकते हैं, 2 टाइप के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो एक टाइप का स्ट्रक्चर, तो देखो सेंट्रल एटम का ऑक्टेट हो चुका है कंप्लीट। देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस एटम का ऑक्टेट हो चुका है कंप्लीट। इस एटम को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और इस एटम को भी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट, कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि इस मॉलिक्यूल में क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है क्या, तो उसके लिए आप लोगों को इस तरीके से चेक करना पड़ेगा कि सेंट्रल एटम की शेयरिंग कराओगे, सॉरी सराउंडिंग एटम की शेयरिंग सेंट्रल एटम से कराओगे, फिर ये चेक करते रहोगे कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ उसके पास सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर बचा है कि नहीं बचा है डोनेट करने के लिए।
क्लियर। यहाँ पर देखो सल्फर के पास दो दो लोन पेयर बचा हुआ है इन दोनों ऑक्सीजन को डोनेट करने के लिए। तो सल्फर का ये लोन पेयर इस तरफ डोनेट हो जाएगा और सल्फर का ये लोन पेयर इस तरफ डोनेट हो जाएगा और दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा और सल्फर का ऑक्टेट भी एक्सपांड नहीं होगा। ऐसा भी कर सकते हैं, बट फिलहाल हम वो स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, हम फिलहाल यहाँ पर एक एक करके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा रहे हैं, है ना। तो अब देखो सल्फर और ऑक्सीजन के पीछे बॉन्डिंग करनी है, तो फिर सभी काम ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन, सल्फर अपना एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का हो गया 6 से 7, फिर सल्फर अपना एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन, 7 से हो गया 8 ऑक्सीजन के पास, इसका हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। फिर इस ऑक्सीजन के पास आते हैं, सिमिलरली यहाँ भी ऐसे होगा कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन सल्फर के एक इलेक्ट्रॉन के साथ, फिर ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन सल्फर के एक इलेक्ट्रॉन के साथ, जिससे ऑक्सीजन हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट। तो फाइनली हम यहाँ पर H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, तो सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा कि दो बार इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। सिमिलरली डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में देखो सल्फर का ऑक्टेट हो चुका है एक्सपांड, तो यहाँ पर सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये भी एक्सेप्शनल केस में आएगा, एक्सपांडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल में आएगा, ठीक है। क्लियर है तक सभी को। अब कुछ और स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देखो H2SO3, तो ये है सल्फ्यूरस एसिड, इस एसिड को बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। एंड ये सब हम क्लास 12 में भी पढ़ेंगे ड्यूरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। तो ये सल्फर की ऑक्सी एसिड है एंड ये भी सल्फर की ऑक्सी एसिड है, ठीक है। तो अभी फटाफट बनाएंगे। तो सल्फर सेंटर एटम, सराउंडिंग एटम 3 ऑक्सीजन, ओके, एंड 2 हाइड्रोजन को एक एक करके ऑक्सीजन के साथ बांट देंगे, फिर फटाफट शेयरिंग कराएंगे। तो यहाँ पे सिमिलर शेयरिंग होगी, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा, फिर ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन सल्फर के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेगा, तो ऑक्सीजन के पास बच जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे होगा, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ, फिर ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन सल्फर के एक इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है, जिससे इस ऑक्सीजन का हो गया ऑक्टेट कंप्लीट और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। फिर इसका सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, 6 होते हैं, 2 शेयर हो गए, बचे कितने 4, तो 1 2 3 4, ओके। एंड चेक करो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्या, हाँ बिल्कुल हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है, फिलहाल हम नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे ऑक्सीजन के साथ। तो जब ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा सल्फर के एक इलेक्ट्रॉन के साथ, तो ऑक्सीजन के 6 से हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। फिर एक बार और शेयरिंग करनी होगी ऑक्सीजन को, तो फिर ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन सल्फर के एक इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा, तो यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ओके, सिंगल बॉन्ड OH, ओके, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे लोन पेयर, क्लियर। तो देखो यहाँ पर H2SO4 में सल्फर के पास एक भी लोन पेयर नहीं बचे, देखना है आपको ध्यान से। एंड H2SO3 में सल्फर के पास एक लोन पेयर बचा हुआ है। अल्टीमेटली चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ चाहे डबल बॉन्ड बनाओ, आप लोगों को किस पर फोकस करना है, सेंटर एटम के लोन पेयर पर फोकस करना है, क्योंकि आगे चल के वही काम आने वाला है, ठीक है। नोट कर लो इसको। अब देखो अगर हमें HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना हो, तो नाइट्रिक एसिड भी क्या है, एक ऑक्सी एसिड है, जिसमें नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन डायरेक्टली बॉन्डेड टू हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन सेंटर एटम, सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन, एंड किसी एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, क्लियर। फिर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1, ये हो गया फटाफट काम अपना। फिर शेयरिंग, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 6 से हो गया 7,
फिर ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ, ऑक्सीजन हो गया 8, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, लोन पेयर हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के पास अब देखो 5 होते हैं, एक हो गया शेयर, बच गया 4, तो 4 बच गए। तो यहां पर अब हम ऑक्सीजन के साथ शेयर कराएंगे। अब देखो यहां पर एक बार जब शेयरिंग हुई नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो यहां पर हम सिंपली ऑक्सीजन के 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो 1 2 3 4 बच जाएगा ऑक्सीजन के पास, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये देखो, तो 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के बचे हुए 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट। लोन पेयर है, फ्री लोन पेयर, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है, तो यहाँ पे बनेगा, है ना। बट अगर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? बट देखो क्या होगा, अगर हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो क्या दिक्कत होगी। देखो नाइट्रोजन का अगर हम दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेंगे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पर, दिक्कत ये हो रही है कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट एक्सपांड हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, एंड सेकेंड पीरियड के एलिमेंट अपना ऑक्टेट एक्सपांड नहीं कर सकते। ठीक है, अभी तक जो हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे उसमें सल्फर था, फास्फोरस था जो अपना ऑक्टेट एक्सपांड कर रहा था, तो सल्फर और फास्फोरस तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। क्लियर? तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट अपना ऑक्टेट एक्सपांड कर सकते हैं, लेकिन सेकंड पीरियड के एलिमेंट अपना ऑक्टेट एक्सपांड नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पर इसको ऑक्टेट एक्सपांड नहीं कराना है, तो हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर एक सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की तरह ही ट्रीट करता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब देखो बकायदा 8 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एंड हर एक एटम का ऑक्टेट भी कंप्लीट है और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट भी कंप्लीट है, चेक कर सकते हैं आप। क्लियर? चलिए, इनको बंद करो, फिर और डिस्कस करते हैं। नोट कर लिए? एंड देखो, अगर हमें H3PO4 दैट इज फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर फॉस्फोरस सेंटर एटम, सराउंडिंग एटम, ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है ना, 4 ऑक्सीजन बांट दिए फॉस्फोरस के आसपास। फिर हाइड्रोजन 3 है, तो एक हाइड्रोजन लिया इस ऑक्सीजन के साथ, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, फिर ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर हो जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। फिर फॉस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, 1 2 3 4 5, तो फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेंगे, सिंगल बॉन्ड बना लेगा, एंड ऑक्सीजन का हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट। सिमिलरली यहाँ पर भी यही करेंगे, यहाँ पर भी यही करेंगे, तो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। अब मैं फटाफट कर रहा हूँ, पूरा एक करके एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ओके, अब देखो कहानी में ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट क्या आया, फॉस्फोरस के 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्सीजन को एग्जैक्टली 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो इस वजह से ये अपना ऑक्टेट एक्सपांड कर सकता है। एंड सेकेंड पीरियड के एलिमेंट अपने ऑक्टेट एक्सपांड नहीं कर सकते, वो सब उसका रीजन वगैरह सब हम आगे चल के समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी तो ये ध्यान रखना कि सेकेंड पीरियड के ऑक्टेट को आप लोग सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के ऑक्टेट को एक्सपांड नहीं करोगे। क्लियर? तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है।
बट हम यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और फास्फोरस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएंगे। ओके, ये हो गया कंप्लीट एंड फास्फोरस का ऑक्टेट एक्सपांडेड है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये भी एक्सेप्शन में आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल एक्सेप्शन है वगैरह। क्लियर? अब देखो, लेट्स सपोज हमें स्ट्रक्चर बनाना हो NO2 का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो कैसे बनाएंगे? सेंट्रल एटम लेंगे नाइट्रोजन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सराउंडिंग एटम लेंगे ऑक्सीजन, डॉट सिंबल 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, डॉट सिंबल 1 2 3 4 5। क्लियर? अब अगले स्टेप, सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट कराना है सेंट्रल एटम के साथ। सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो एक एक करके शेयरिंग कराएंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, इसका हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। डबल बॉन्ड बन गया नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन के 5 में से 2 हो गए शेयर, ठीक है, एंड कितने बच गए? 3 बच गए। ऑक्सीजन के पास 6 हैं, ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाओगे तो क्या दिक्कत है? डबल बॉन्ड बनाओगे तो यहाँ पे वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो नाइट्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डबल बॉन्ड देखते हैं दिक्कत है कि नहीं, चेक कर लेंगे। ऑक्सीजन, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर को याद नहीं रख सकते ना, तो बनाना पड़ता है उसको। एंड 1 इलेक्ट्रॉन बच गया नाइट्रोजन के पास, एक सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया नाइट्रोजन के पास। काउंट करो नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हो गई गड़बड़ी, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है यहाँ पे, मींस ऑक्टेट एक्सपांडेड है। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सेकंड एलिमेंट है, ऑक्टेट एक्सपांड नहीं होगा, ऑक्टेट एक्सपांड नहीं करेंगे। तो वही बोला था, अगर आप लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे, हम डबल बॉन्ड बनाएंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ओके, तो देखो हमने यहां तक शेयरिंग करानी थी। तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब यहाँ पर ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, बट फिर भी इसके पास एक लोन पेयर फ्री बचा हुआ है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो हम यहाँ क्या बना सकते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अल्टीमेट एक्सेप्शनल केस है। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे हम? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, जिससे इस ऑक्सीजन का होगा ऑक्टेट कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? एंड नाइट्रोजन के पास चेक करो 1 2 3 4 5 6 7, 8 से तो कम है, तो उतना 8 से कम चल जाएगा, ठीक है, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो यहां पर देखो सेंट्रल एटम में चेक, देखो यहां फिर से बनाता हूं इसको। ये देखो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है। सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट, सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट, सेंटर एटम का चेक करो 1 2 3 4 5 6 7। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सेंटर एटम में? 7 इलेक्ट्रॉन्स, मींस इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंटेनिंग स्ट्रक्चर। एंड इस केस में जो सेंट्रल एटम के आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी क्वांटिटी, उनका नंबर क्या है? 7 है, एंड 7 एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर वाले केसेस में जो एक्सेप्शनल केस होते हैं लुईस स्ट्रक्चर के, तो उनको कहा जाता है ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्ट्रक्चर। तो ये जो एक्सेप्शनल केस है वो है ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है यहां पर? तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। 7 क्या है? ऑड नंबर है। ठीक है, चलिए, तो ये एक और एक्सेप्शनल केस हुआ लुईस स्ट्रक्चर का, इट इज ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्ट्रक्चर। समझ गए? अब देखो
नाइट्रोजन का एक और ऑक्साइड है दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। अब जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, एक इधर एक इधर, यहाँ पे तो सेंटर का कोई टेंशन ही नहीं है। फिर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ओके। अब इस ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन, फिर नाइट्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन तो हो गया खुश, ओके। ये देखो ऑक्सीजन का हो गया ऑक्टेट कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7 8। बट नाइट्रोजन के साथ क्या हुआ, देखो नाइट्रोजन के पास उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए आफ्टर बॉन्डिंग, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर फिर से क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। तो ये भी एक्सेप्शनल केस है, दैट इज ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्ट्रक्चर। समझ गया था? चलिए इनको भी नोट कर लो फटाफट। नोट करिए। तो सारे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोगों को, ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। क्लियर? अब देखो डिस्कस करते हैं पॉली एटॉमिक आयंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। कैटायंस और एनायन का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है उसको देखते हैं, ओके। तो देखो लेट्स सपोज हमें बनाना है CO3 2 माइनस, दैट इज कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाएंगे। मतलब इस स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सेंटर एटम में कौन होगा, कार्बन, सराउंडिंग एटम में ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इस तरफ, एक ऑक्सीजन इस तरफ, एक ऑक्सीजन इस तरफ, क्लियर। फिर हम क्या करेंगे, नॉर्मली जो भी करते हुए आ रहे हैं, लोएस्ट डॉट सिंबल हर एक एटम का 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। क्लियर है आप सभी को? चलिए अब देखो, ये तो हमने इस स्केलेटन स्ट्रक्चर बना लिया और उसमें हर एक एटम का लूइस डॉट सिंबल बना लिया। बट ये क्या है, एक चार्ज्ड पार्टिकल है, चार्ज्ड आयन है। कितना चार्ज है, 2 माइनस चार्ज है। 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उनको हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो अपनी सूझबूझ के आधार पर हम क्या करते हैं, अगर कोई आयन नेगेटिवली चार्ज है, इट मींस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो उन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हम यूजुअली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। मींस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं। क्लियर है आंसर? तो देखो इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रल ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे देंगे, क्लियर। सिमिलरली इस ऑक्सीजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे देंगे, ओके। तो ये हमने इन दोनों ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है। तो एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन एक ही एटम को नहीं देते, एक साथ दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम को नहीं दिया जाता, समझ गए। उससे स्ट्रक्चर गलत बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहां तक क्लियर? ये हमने थोड़ा सा एडिशनल वर्क किया है यहाँ पर। अब उसके बाद कोई नया काम नहीं है, पुराना ही काम है, मींस सराउंडिंग एटम को सेंटर एटम के साथ शेयर कराना, क्लियर। तो देखो अगर हम इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहें तो इसको अब केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। सिमिलरली इस ऑक्सीजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, केवल 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो कार्बन के साथ ऊपर वाले ऑक्सीजन, ठीक है, ये हुआ। सिमिलरली इस तरफ भी ये देखो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इस ऑक्सीजन का, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब देखो
इस ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन के पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं शेयरिंग के लिए। एंड ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है कार्बन का, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। यहां पर जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो गया, और कार्बन के पास एक भी लोन नहीं बचा, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल स्ट्रक्चर किसका, CO3 2 माइनस का। अब इतना करने के बाद एक्स्ट्रा काम क्या करते हैं हम स्कूल एग्जाम वगैरह में, इसको करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज, और पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लगाते हैं टोटल चार्ज दैट इज 2 माइनस। तो ये हो जाता है फाइनल स्ट्रक्चर किसका, इस नेगेटिवली चार्ज आयन का, ठीक है। एंड इसको आप लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऐसा भी बना सकते हो, जो इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कार्बन के साथ इस तरीके से बांट के, है ना। तरीके होते हैं अपने अपने, है ना, मस्त स्ट्रक्चर। हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। क्लियर है तक? चलो अब देखो स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, इसका बना है SO4 2 माइनस, सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो देखो सेंटर सल्फर, सराउंडिंग ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ओके, फिर 2 माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। इलेक्ट्रॉन ऐड किस में करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में ऐड करेंगे, ठीक है। सेंटर एटम में कर सकते हो, लेकिन यूजुअली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होता है नेगेटिव चार्ज आयन में। क्लियर? तो हम एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक ऑक्सीजन को दे देंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसको। फिर पुराना काम, इस ऑक्सीजन को सबसे पहले सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो फटाफट ये अपना एक इलेक्ट्रॉन सल्फर के इलेक्ट्रॉन के साथ, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन सल्फर के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेगा, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा, सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, 6 से हो गए 7, एक इधर से आया 7 से हो गए 8, ऑक्टेट कंप्लीट। 1 2 एक लोन पेयर, 1 2 दूसरा लोन पेयर, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बना सकते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हो, ठीक है। तो अब यहां पर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते हैं, एंड साथ ही साथ ऑक्टेट भी एक्सपांड करके वो वाला स्ट्रक्चर बना सकते हैं, डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ओवरऑल ब्रैकेट बाहर 2 माइनस। क्लियर? चलिए नोट कर लो इसको भी, और भी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अब देखो लेट्स सपोज हमें NO3 माइनस दैट इज नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। सेंटर एटम नाइट्रोजन, सराउंडिंग एटम 3 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा माइनस चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे किसी भी ऑक्सीजन को, इसको दे दीजिए, है ना। अब फिर फटाफट ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, क्योंकि एक एक्स्ट्रा दिए थे तो 7 हो गया था इसका 6 से, और एक बार शेयरिंग हो गई तो 7 से हो गया 8, इसका काम तमाम। फिर नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर हम एक एक करके शेयरिंग कराएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन, फिर ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पर बन गया डबल बॉन्ड, फिर यहां पर सिंगल बॉन्ड। ओके, अब देखो नाइट्रोजन के पास बच गए 2 इलेक्ट्रॉन और उसका ऑक्टेट वो भी हो चुका है कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर क्या बनेगा,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाएंगे, क्योंकि अगर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे तो ऑक्टेट एक्सपांड हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसका 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 2 3 4। अब देखो चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, मस्त स्ट्रक्चर है, माइनस चार्ज बाहर आ जाएंगे। ठीक है, नोट करते चलो सब। अब देखो, लेट्स सपोज हमें अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर बनाना है, तो अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, सराउंडिंग एटम 4 हाइड्रोजन, क्लियर? फिर डॉट सिंबल 1 2 1 सॉरी 1 2 बोल रहा हूं, हर एक हाइड्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, क्लियर? अब देखो यहां पर है पॉजिटिव चार्ज, NH4 में है पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन की कमी है, कितना पॉजिटिव चार्ज? 1 पॉजिटिव चार्ज, तो हम क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे वैलेंस शेल में से। किसके वैलेंस शेल में से? जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? हाइड्रोजन। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के 4 हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन को वहां से हटा देंगे। ठीक है, तो ये हमने हटा दिया इस हाइड्रोजन से उसका इलेक्ट्रॉन, क्लियर? चलिए अब देखो यहां पे अगर हम बचे हुए जो हाइड्रोजन एटम है उनको सेटिस्फाई कराए तो कैसे कराएंगे? तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के साथ, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन, फिर इस तरफ ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन, फिर ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो देखो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन के 3 एटम्स बॉन्डेड हो चुके हैं अपना डुप्लेट कंप्लीट करके, क्लियर? एंड ऐसा करने पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन शेड हो चुके हैं, 2 बचे हैं, ये 2 बचे हुए और ये हाइड्रोजन खाली है। ठीक है, मींस उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। एंड हाइड्रोजन क्या करता है, अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, मींस उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर जो केस है वो कोऑर्डिनेट जैसा केस है कि इस एटम को चाहिए एग्जैक्टली 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस वक्त हाइड्रोजन है तो उसको अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, और इस एटम का ऑक्टेट हो चुका है कंप्लीट। तो यहाँ पर हम क्या बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, क्लियर? तो फाइनली स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, नाइट्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हाइड्रोजन। तो अमोनियम आयन में भी होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्लियर है? अंदर चलिए इसको भी नोट कर लो। नोट कर दिए? अब बताओ, एक क्वेश्चन है, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम ऑफ I3 माइनस आयन, इक्वेशन है, ठीक है, कि I3 माइनस आयन के सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर प्रेजेंट है। तो I3 माइनस आयन मीन्स ट्राई आयोडाइड आयन, ट्राई आयोडाइड आयन, ठीक है। अब देखो, पता करने के लिए लोन पेयर कितने होंगे उसके लिए हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो स्ट्रक्चर के लिए सेंट्रल एटम क्या लेंगे, तो तीनों के तीनों एटम तो आयोडीन है, तो लाइन से जमा दो, तो बीच में भी आयोडीन, साइड में भी आयोडीन, तो सेंट्रल एटम भी आयोडीन, सराउंडिंग एटम भी आयोडीन, क्लियर। अब इनके डॉट सिंबल 1 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब देखो आयरन 3 माइनस आयन है, मीन्स नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज मीन्स एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्योंकि एक माइनस चार्ज है, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम कहां रखें? तो फिलहाल हमारे पास तीनों एटम सेम है, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हम रखते हैं सेंट्रल एटम पे, ठीक है। और अगर ये दिक्कत हो रही कि कहां रखें कहां नहीं रखें, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि सेंट्रल एटम पे दे दो। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल लो, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है। बट ऐसा कोई रूल नहीं है ना कि सेंट्रल एटम पे ही देते हैं या फिर सराउंडिंग एटम पे देते हैं, क्लियर। तो जिससे स्ट्रक्चर सही बने उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स को घटाते बढ़ाते हैं, क्लियर। तो मैं उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को इस आयोडीन को दे रहा हूं, क्लियर। चलिए अब देखो, इस आयोडीन मीन्स सराउंडिंग आयोडीन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन, इस सराउंडिंग आयोडीन को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन आयोडीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, तो ये हो गया खुश। सिमिलरली इस आयोडीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन इस सेंट्रल आयोडीन के साथ शेयर कर लेगा, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन आयोडीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हो गया, ठीक है। चलिए अब चेक करते हैं कि बीच वाले आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए। तो कितने थे यहाँ पर? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, 8 में से 2 शेयर हो गए, एक इधर एक इधर, ये देखो। तो 8 में से 2 शेयर, कितने बच गए? 6 बचे। 6 बचे में 6 का कितना लोन पेयर बनेगा? 3 लोन पेयर बनेगा। तो आंसर क्या होगा? 3 लोन पेयर। ओके, ये देखो, और ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर आयोडाइड ट्राई आयोडाइड आयन का, ये देखो, ठीक है। जिसमें इस आयोडीन का ऑक्टेट एक्सपांडेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। और ये आयोडीन सेकेंड पीरियड के नीचे वाले एलिमेंट का पीरियड है, तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट ऑक्टेट एक्सपांड नहीं करते, लेकिन सेकेंड पीरियड से नीचे वाले जो पीरियड वाले एलिमेंट्स हैं वो अपने ऑक्टेट एक्सपांड कर सकते हैं, क्लियर। तो हम फाइनली इसको कैसे लाएंगे? आयोडीन 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 8, फिर बीच में आयोडीन, तो इस तरफ भी आयोडीन, आयोडीन आयोडीन ही आयोडीन है ना। चलिए फिर अब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन पर से शो किया मैंने। तो यहाँ पर 1 2 3 4 1 2, एक सेकंड डिजाइनर बनाते हैं, ये हो जाएगा फाइनल स्ट्रक्चर इसका ट्राई आयोडाइड आयन का, और स्क्वायर ब्रैकेट के साथ एक माइनस चार्ज बाहर लगाएंगे, ठीक है। बॉन्डेड फॉर्म में I सिंगल बॉन्ड I 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 माइनस। तो ये है स्ट्रक्चर ट्राई आयोडाइड आयन का। एंड कितने लोग पे सेंटर एटम में देखो 1 2 3 लोन पेयर है सेंटर एटम में, तो आंसर क्या होगा? 3। ओके, चलिए तो आज हमने वेरियस टाइप के स्ट्रक्चर्स को बनाना सीखा, उसमें हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट भी सीखा, ठीक है। और लोएस्ट ऑक्टेट रूल के कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी देखे, क्लियर। चलिए तो आज के लिए इतना, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए।